हेलो नमस्कार सभी को। एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी कक्षा 10 का अध्याय नंबर 2 अमल, क्षार एवं लवण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पहली की क्लास के अंदर अपने अमल और क्षार के जो परिभाषा थी उसकी लिटमस पत्थर के आधार पर परिभाषा उसमें देखी, उसकी समझी। उसके बाद सूचक क्या होते हैं, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। अम्ल और क्षार की रासायनिक परिभाषा के बारे में अपने समझा। कौन कौन से रासायनिक गुणों के आधार पर अपनी पहचान कर सकते हैं कि अम्ल क्या है, क्षारक क्या है। तो जिन्होंने पहले वो क्लास नहीं देखी तो पहली क्लास को देखें। यूट्यूब चैनल पर अपने प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट के अंदर एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के नाम से प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आप इसका पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं। आज उसके बाद अपने आगे करेंगे सूचक के बारे में कि सूचक गंधीय सूचक क्या होता है। उसके बाद वो आगे अभिक्रियाओं के बारे में अपने अध्ययन करेंगे कि अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया कैसे होती है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले तो अपना ये देखना है कि सूचक क्या होता है। सूचक के बारे में अगर परिभाषा आप लिखना चाहो तो ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको किसी विलयन के अंदर डाला जाए तो उस विलयन का रंग अगर परिवर्तित होता है या उसकी गंध अगर परिवर्तित होती है तो उस रंग या गंध के आधार पर अपने अम्ल या क्षार की पहचान कर सकते हैं। तो सूचक क्या है, गंधीय सूचक क्या है, जो ऐसे पदार्थ हैं जो विलयन के अंदर डालने के बाद उसकी गंध के माध्यम से या फिर रंग के माध्यम से अपने को सूचना देंगे कि वो अम्ल है या फिर क्षार है। रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल या क्षारक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। आइए इनमें से कुछ सूचकों की जांच करें। तो ये जो क्रियाकलाप अपने को दे रखे हैं ये अपने घर पे बड़े आसानी से करके इनको देख सकते हैं। जैसे कि अपने करना चाहें कि बारीक कटी हुई प्याज, ठीक है, घर में जो मिल जाती है बारीक कटी हुई प्याज, तो स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए, थैले को कसकर बांध दीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल या क्षार की जांच के लिए किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप अम्ल या क्षार की इसके माध्यम से घर में कोई भी विलयन लेके उसके अंदर जांच कर सकते हैं। इसमें से 2 टुकड़े लीजिए एवं उनकी गंध की जांच कीजिए। अब जो ये प्याज के टुकड़े थे उनकी गंध उनको लेना है, 2 टुकड़े, उनकी गंध की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह रखकर इनमें से एक टुकड़े पर तनु HCl की कुछ बूंदें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बूंदें, तो दूसरे पर तनु NaOH विलयन की कुछ बूंदें डालिए। अब तनु क्या होता है, तो तनु जिसके अंदर पानी की मात्रा अपने ज़्यादा हो और जो विलयन है उसकी मात्रा कम हो। ठीक है, जो भी अपने HCl लेना है उसकी मात्रा कम और पानी की मात्रा ज़्यादा, तो वो तनु। दोनों टुकड़ों को जल से धोकर गंध की पहचान कीजिए। दोनों टुकड़ों को लेकर दोनों टुकड़े जो दिए थे अपने ये वाले जो, उन दोनों को लेकर धोकर गंध की पुण्य जांच कीजिए। अपने प्रेक्षणों को लिखिए, यानी कि एक तो बिना धोए जो पहले गंध आ रही थी उसको लिखना है और एक धोने के बाद उसमें से क्या गंध आती है उसको लिखना है। उसके बाद दूसरा आप ये करके देख सकते हो कि आप थोड़ा तनु वेलिना व लौंग का तेल लीजिए तथा इनकी गंधों की जांच कीजिए। एक परखनली में तनु HCl विलयन एवं दूसरी में तनु NaOH विलयन लीजिए। दोनों में तनु वेलिना एसेंस की कुछ बूंदें डालकर उसे हिलाइए। उसकी गंध की पुनः जांच की, यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे आपने लिख लेना है या दर्ज कर लेना है। एक तो ये जो तेल आता है जैसे लौंग का तेल है, इसको सीधे ही एक बार तो गंध लेनी है इसकी, एक बार इसके अंदर यानी कि इस HCl और NaOH की HCl विलयन और NaOH विलयन में लौंग के तेल की कुछ बूंद डालने के बाद इसका अपने गंध लेके देखनी है कि इसमें क्या बदलाव आता है।
इस प्रकार तनु HCl व तनु NaOH के साथ लौंग के तेल की गंध में आए परिवर्तन की जांच कर अपने प्रेक्षण को दर्ज कीजिए। यानी कि इनकी गंध में क्या परिवर्तन आता है, किस प्रकार से इसमें रंग चेंज होता है, तो वो गंध और रंग के आधार पर अपने ये जांच कर सकते हैं कि वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ठीक है, HCl तो अपना अम्ल हो जाएगा, NaOH क्या होगा, अपना क्षार होगा। उसके बाद आपके प्रेक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में किस गंध के सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण धर्म को समझने के लिए आए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि अम्ल जिसमें से H+ उत्सर्जित होता है वो अम्ल, क्षारक जिसमें से OH- उत्सर्जित होता है वो क्या होता है, क्षारक होता है। धातु कोई भी हो सकती है, जैसे जिंक हो गया, ठीक है, जिंक के साथ अभिक्रिया हो जाएगी, तो किसी के साथ भी इनके अपने अभिक्रिया करवा के देख सकते हैं और उसमें प्रेक्षण अपने को लिखने हैं। तो चित्र के अनुसार उपकरण व्यवस्थित करने, तो ये चित्र है, इस तरीके से एक उपकरण होता है, लैब के अंदर ये हो जाते हैं। तो ये परखनली स्टैंड होता है, अपना स्टैंड बोलते हैं इसको, जिसके ऊपर ब्यूरोटी या परखनली अपने इस तरीके सेट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम लगा होता है, ये इसके बीच में लगा के इसको कस सकते हैं। यहाँ पे नट होता है, इसको घुमा के इस तरीके से पूरा फिट कर देते हैं और ऊपर से ये बंद करने के लिए भी टॉर्च वगैरह लगी होती है। तो अब इसमें क्या डालना है, जो ये परखनली इसमें क्या डालना है, तो इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालने हैं। जो अपने बैटरी वगैरह देखी होगी, सेल देखे होंगे, उसमें ये होता है जिंक, तो उसके अपने को टुकड़े डालने हैं इस परखनली के अंदर। ये आप देख रहे हो जिस तरीके से दिखाया गया जिंक है। उसके बाद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 इसमें डालना है। जिंक का मतलब तो इसको हो गया Zn बोलते हैं जिंक, और सल्फ्यूरिक का मतलब H2SO4 हो गया। ये तनु का मतलब इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी और H2SO4 की मात्रा कम होगी, वो तनु होता है। और एक होता है सांदर। सांदर में क्या होगा कि जो H2SO4 है उसकी मात्रा ज्यादा होगी, पानी की मात्रा कम होगी। अगर पानी की मात्रा कम है और जो विलयन अपने डाला है, विलय वो अगर ज्यादा है तो वो सांदर है। अगर पानी की मात्रा ज्यादा होगी और H2SO4 की मात्रा अगर कम है तो वो तनु होता है। तो इसमें क्या डालना है, एक तो जिंक डालनी है और एक ऊपर से ये सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है। ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो इनमें से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दोनों की अभिक्रिया आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से अभिक्रिया होती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसमें से जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन गैस इसमें से होती हुई यहाँ पे अपने एक टब रख लेंगे, एक कोई बर्तन रखा हुआ है जिसमें क्या है कि साबुन का विलयन है, यानी कि पानी के अंदर साबुन को घोला गया है। जैसे अपने साबुन वाला पानी होता है वो उस तरीके से इसमें भरा गया है। तो अब जो यहाँ से हाइड्रोजन गैस आएगी वो हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी। साबुन के बुलबुले आपने देखे होंगे, आपने हवा के अंदर उड़ा के भी देखे होंगे, कई बार लेके आते हैं बच्चे, तो उस तरीके के बुलबुले बनते हैं। अब इन बुलबुलों के पास अगर अपने जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं, इन बुलबुलों के पास में अगर जलती हुई मोमबत्ती करते हैं तो फटफट की दबने के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है, यानी कि उसमें से फटफट की आवाज के साथ वो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले फूटते हैं। तो हाइड्रोजन क्या होती है, जलने में सहायक होती है, खुद नहीं जलती, खुद अपने आप नहीं जलती, लेकिन ये जलने में सहायक होती है। तो ये अभिक्रिया है, इस तरीके से स्टैंड पूरा अपने को जमाना है। अब करना क्या है इसमें, तो इसमें मैंने बता दिया कि एक तो इसके अंदर जिंक लेना है, उसके बाद इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल डालने के बाद हाइड्रोजन गैस निकलेगी। वो हाइड्रोजन गैस इसमें साबुन का पानी जो विलयन बना के तैयार है इसमें से आएगी। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी और मोमबत्ती से उसको अगर पास में लेके जाएंगे तो फटफट की दबनी की आवाज के साथ उसका दहन होता है। अब अभिक्रिया कैसे होगी, तो क्या लेना है अपने को, जिंक लेना है। ठीक है, जिंक क्या होगी, धातु। अपने क्या कर रहे हैं, अपने कर रहे हैं धातु की अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया, यानी कि कोई भी धातु है वो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो जिंक हो गया ये। ठीक है, जिंक किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक के लिए अपने तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया ये। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको, और ये हो गया जिंक। अब जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या करेगा कि जो ये जिंक है, जिंक इससे ज्यादा ताकतवर है, H2 से क्या है वो ज्यादा ताकतवर है जिंक, तो इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से इसको भगा देगा। कहने का मतलब इसको यहाँ से विस्थापित कर देगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। इसको ये हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित कर देगा, कौन, जिंक। जिंक इसकी जगह पे खुद आ जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर भगा देगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, जिंक इसके साथ आ गया तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ZnSO4। तो ये क्या बनेगा,
ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, जिसको क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो क्या हो जाएगी, अलग से गैस बन जाएगी। तो कहने का मतलब अगर आपसे पूछे कि धातु के साथ अम्ल अगर क्षार की अभिक्रिया करवाई जाए तो क्या उत्पाद क्या बनता है, तो उत्पाद अपने बताएंगे कि सर उसमें लवण बनता है और साथ में एक हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो सीधा सा अगर प्रश्न आपसे आता है पेपर के अंदर कि अम्ल या क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या उत्पाद उत्पन्न होता है, तो अपने इसमें लिखा जाए कि धातु की अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया करवाने पर लवण बनता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में धातु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन करता है। जैसे मैंने बताया कि जो धातु अपने जिंक ली थी, कौन सी धातु ली थी अपने, जिंक। जिंक क्या करेगा, अम्लों से, अम्ल का मतलब क्या था H2SO4, तो वो क्या करेगा वहां से H2 यानी कि हाइड्रोजन का विस्थापन कर देगा, हटा देगा वहां से। हाइड्रोजन गैस के निकलने से यह पता चलता है। अब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, आपने देखा, अगर अपने प्रैक्टिकल करके देखें तो उसमें वास्तव में ये होता है कि हाइड्रोजन बुलबुलों के रूप में निकलती है। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। अम्ल के अपशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अब बचे क्या, हाइड्रोजन गैस तो निकल जाएगी बुलबुलों के रूप में, एक तो क्या बचा, जिंक बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल में बचेगा H2SO4। तो ये क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। यौगिक का मतलब कौन सा यौगिक बनाएगा, वो यौगिक का मतलब वो बनाएगा ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट का निर्माण कर देगा। और ये क्या होगा, एक लवण होता है। ठीक है, क्या होता है, ये एक लवण होता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल मतलब क्या होगा, H2SO4 प्लस धातु कौन सी होगी, Zn जिंक, अभिक्रिया करेंगे क्या बनेगा, लवण बनेगा यानी कि जिंक सल्फेट बनेगा, और प्लस में हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। आपने जिन अभिक्रियाओं का परीक्षण किया, क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं, तो समीकरण मैंने आपको पीछे बता दिया जो अपने परीक्षण किया है। तो अम्ल लिया, उसमें एक तो अम्ल का मतलब उसमें ले लिया क्या, H2SO4, ये तो क्या हो गया, अम्ल। ठीक है, धातु कह रहा, धातु अपने क्या होगी, जिंक, अभिक्रिया करे क्या बनाएगा, हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा जिंक, तो इसकी जगह पे जिंक आ जाएगा यानी कि ZnSO4, और प्लस में क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो अपने पीछे परीक्षण किया उसकी ये अभिक्रिया हो जाएगी। उसके बाद इसी प्रकार से एक और अपने करके देख सकते हैं। एक परखनली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए जैसे पीछे बताया गया, उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये किसका सूत्र है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये क्या है, एक क्षार है। क्या है, एक ये क्षार है। को घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए, तत्पश्चात क्रियाकलाप जो पीछे अपने किया उसके अनुसार अपने उसके उनको दर्शाना है। यानी कि उसी प्रकार से एक प्रणाली के अंदर अपने क्या लेना है, जिंक लेना है, और साथ में क्या लेना है, अब इसमें NaOH लेना है, NaOH। ठीक है, इसको थोड़ा सा गर्म करना है, उसमें से ये इस तरीके से प्रणाली अपने इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या लेना है, उसमें साबुन वाला पानी लेना है, यहाँ से वापिस वही क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये एकमात्र क्षार की अभिक्रिया है धातु के साथ। ठीक है, एकमात्र है। तो कई बार आपसे ये पूछ सकता है कि क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, सीधा ये लिख सकता है कि क्षार की, ठीक है, किसकी, क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया को प्रदर्शित कीजिए। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे ये अभिक्रिया है, ये तो किसकी अभिक्रिया, ये तो अम्ल की धातु के साथ है, ये भी आपको याद रखनी है, अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया, और ये क्षारों की धातु के साथ अभिक्रिया। देखो थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे क्या लिया, H2SO4 लिया, यहाँ पे क्या लेना है, NaOH लेना है। होगा वही कि यहाँ से जो Zn है, जिंक है, वो जिंक क्या करेगा, यहाँ से जो H है उसको निकाल देगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और इसकी जगह पे खुद आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जिंक सोडियम जिंकेट बन जाएगा, और ये H है वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये अपनी हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो ये 2 अभिक्रिया आपको याद रखनी है। एक तो क्या रखनी है कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है, वो तो ये हो जाएगी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, और एक ये हो जाएगी क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। आप अगर इसको हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, क्षार प्लस धातु, आगे क्या बनेगा, लवण, फिर क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस तरीके से भी इसको आप लिख सकते हैं। क्षार प्लस धातु, अभिक्रिया दोनों करें, क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट यानी कि लवण, और साथ में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। तो ये थी अपनी अम्ल व क्षार के साथ धातुओं की अभिक्रिया।
फिर बोल रहा हूं कि ये अभिक्रिया आपको अच्छे से याद रखनी है और उसके बाद जो ये अभिक्रिया ये भी आपको अच्छे से याद रखनी है। प्रश्न में ये पूछ सकता है कि धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया को लिखिए या फिर धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया लिखिए या प्रदर्शित कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अपने करेंगे धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, क्या इनके आगे अभिक्रिया होती है, क्या इसके अंदर प्रयोग होता है, उसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। बहुत ही अच्छे तरीके से ये विज्ञान अपने कर रहे हैं। अब जो नया सिलेबस लागू हुआ है 10वीं क्लास में NCERT के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ये अपनी क्लास चल रही है। तो धन्यवाद, शुभ दिन।